Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir and you're watching Shortcut. Today we will start chapter number 16, Economic Liberalization and Globalization, from our social science book of class 10th. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it for more videos. So let's start this chapter, Economic Liberalization and Globalization. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans, one after the other. Monetary policy, fiscal policy, and industrial policy have been announced for this. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby, government investigated the causes for failures and determined to give new forms to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. अब जो हमारी सरकार थी, उन्होंने 1947 में आज़ादी के बाद से एक स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि देखिए हर एक देश डेवलपमेंट करना चाहता है, अब एक स्पीडी डेवलपमेंट हो, यानी कि बहुत तेज़ी से तरक्की करना हर एक आदमी चाहता है। तो हमारे देश को भी आगे उसी तरीके से हम लोग तेज़ी से ले जाना चाहती थी हमारी सरकार, जिस कारण से सरकार ने उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि 5-ईयर प्लान्स अप्लाई किए गए, जो कि हमारे पंचवर्षीय योजना जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है दुनिया को, 5-ईयर प्लान्स थे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज़ रिलेटेड टू मनी मैटर्स, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो कि मनी मैटर्स को रिलेट करती थी। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की एक ऐसी नीति जिसमें, यानी कि सरकार के पास इनकम का क्या सोर्स है बच्चों? सरकार जो है इनकम उसको मिलती है सिर्फ टैक्स से, यानी कि जो सरकार जो टैक्स लेती है उसी से इनकम मिलती है। तो सरकार जो है एक बैलेंस बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर उनकी इनकम है तो सरकार के खर्चे भी तो हैं बहुत, इतने सारे नेताओं को पगार दिया जाता है, ये लोग फ्री में हमारी गाड़ियाँ उड़ाते हैं पूरा दिन घरों में, तो मतलब इनका खर्चा भी बहुत है, इनको पेंशन्स दी जाती हैं, महंगाई भत्ते दिए जाते हैं। तो ये जो पैसा ये लोग खर्च करते हैं वो कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से ही आता है। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार का टैक्स रेट्स, जो मतलब इनको जो पैसा मिलता है वो, और स्पेंडिंग लेवल, यानी कि जो लोग स्पेंड करते हैं पैसा, उसको बैलेंस करना, उसको एडजस्ट करना, ताकि देश की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। अब हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हमने यहाँ पर जो हमने देखा है पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो मॉनेटरी पॉलिसी की सिस्टर पॉलिसी कह सकते हैं हम इसको, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी सिस्टर पॉलिसी या सिस्टर स्ट्रेटेजी के नाम पे हम फिस्कल पॉलिसी को जान सकते हैं। तो ये भी लाया गया। इसके अलावा देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अनाउंस किया गया, ताकि देश को जल्दी से जल्दी तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा सके। अब लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद आज तक वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। तो सरकार ने इन फेलियर्स का कारण देखना चाहा कि हम फेल कैसे हो गए, कि क्या रीज़न था कि हम लोग इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं पा पाए आज तक। तो उसके लिए कुछ जो उन्होंने सर्वे किया तो पता लगा कि जो भी हमारी जो कमियां थी उनको हम कैसे आगे सुधार सकते हैं। In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization. तो पूरा जो हमारा जो सिस्टम था पुराना, जिसके जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश को नहीं दे पाए, जब उसको स्टडी किया गया तो पाया गया कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी लैकिंग है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो वो लैकिंग चीज़ें जो हैं उनको हमें किस प्रकार से मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाने दे रही हैं, वो थी कुछ चीज़ें जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। अब पहले हम देखेंगे टॉपिक हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स imposed on private sector and encourages economic development। अब सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, यानी कि आपको पता है कि जब भी हम कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई भी नया प्लान शुरू करना चाहते हैं,
कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरकार से बहुत ज़्यादा मतलब जो है परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उन सब दस्तावेज़ों को, सब डॉक्यूमेंट्स को पूरा करो, सब कंडीशंस को पूरा करो, फिर कहीं जाके सरकार हमको परमिशन देती है वो पर्टिकुलर काम करने की। तो सरकार ने जो ये रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि जो ये प्रतिबंध लगाए हुए थे, यानी कि जो स्ट्रिक्ट मेजर्स थे, उनको काफ़ी लाइट कर दिया, काफ़ी कम कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री की तरफ दौड़ें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज़ी मिल सके। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसी को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ही देश का डेवलपमेंट होगा। तो पहले जो था, सरकार की तरफ से कुछ कानून रहते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स रहते हैं, जिनको फॉलो करके ही हमको इंडस्ट्री लगाने की परमिशन मिलती थी। लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कि लोग जो थे उसमें थोड़ा बहुत भी खामी होने पे उनको परमिशन नहीं मिलती थी इंडस्ट्री लगाने की। इस कारण से ज़्यादातर लोग जो थे इंडस्ट्री लगाने से भागते थे, यानी कि जो डेवलपमेंट के कार्य थे उनसे भागते थे। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा ईजी किया गया, यानी कि ये लिबरल कर दिया गया, लिबरल मतलब काफ़ी आसान कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में, कि कोई भी अगर प्राइवेट व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको जो परमिशन है वो काफ़ी आसानी से इजीली मिल जाएगी। तो इससे जो है ज़्यादा लोग इस दिशा में मुड़े, यानी कि ज़्यादा लोग इंडस्ट्री की तरफ बढ़े, और ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ लोग बढ़ेंगे देश के, तो जो हमारा पैसा है वो देश का पैसा देश के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, और यहाँ पर जब चीज़ें तैयार होंगी वो विदेशों में बेची जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी प्रोसेस को जो ये ईजी किया गया, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, कंट्रोल्स जो थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, तो इसी को हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब इसका जो मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बनाए गए थे वो कौन कौन से थे वो हम देखते हैं अभी। There was reservation for 18 industries. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated. अब 18 रिजर्वेशंस रखी गई इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री पता है आपको बहुत तरह की होती है, छोटी सी सुई से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज़, रॉकेट बनाए जाते हैं जो वो इंडस्ट्री में बनते हैं। अब ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं अलग अलग तरह की, इनमें 18 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व रखा गया सरकार के पास, यानी कि 18 जो थे वो सरकार अपनी मर्ज़ी से करेगी जो भी करना है उसके, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए जो परमिशन लेना होता था वो कंपलसरी नहीं था, यानी कि आप आसानी से थोड़े बहुत फॉर्मल वर्क के बाद ही आपको परमिशन मिल जाएगी और आप तुरंत अपनी इंडस्ट्री चालू कर सकते हो। तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ बढ़े। एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस फील्ड जो थी, इनको छोड़कर बाकी जो सारे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज़ वॉज कैंसल्ड। पहले इंडस्ट्री के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था वो कंपलसरी होता था, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट हजार्डस फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसल्ड। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन नहीं करती हैं या जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लगाने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेना अनिवार्य जो पहले था, ज़रूरी था, वो कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हार्मफुल नहीं है उनको आप आसानी से ज़्यादा बिना प्रोसीजर्स किए आप उसको लगा सकते हो, यानी कि सरकार काफ़ी लिबरल हो गई इस दिशा में। आगे है एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। अब इससे हमको क्या फ़ायदे हुए? As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production. अब लिबरलाइजेशन के कारण ही प्राइवेट सेक्टर जो था, यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज थी, प्राइवेट जो लोग थे जो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई और इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा देश के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन बढ़ेगा जब इंडस्ट्रीज़ देश के अंदर लगाई जाएंगी। अगर हम अपनी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखेंगे, अगर हम पॉलिसी जो है हमारी जो परमिशन वगैरह देते हैं उसको अगर हम स्ट्रिक्ट रखेंगे, तो फिर ज़्यादातर लोग भारत के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर वो फ़ायदा भी विदेशों को मिलेगा। तो इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा मिला, प्रोडक्शन बढ़ा। बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पिटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। अब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से भारत के अंदर चीज़ें ज़्यादा बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ गया, इवन विदेशों से लोग आकर भी भारत के अंदर इन्वेस्ट करने लगे, विदेशी कंपनियां भी भारत में बनाने लगी अपना सामान इंडस्ट्रीज़ लगाकर, और इस तरह से ग्लोबल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड था वो काफ़ी तेज़ हो गया, काफ़ी बढ़ गया। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
अब फॉरेन ट्रेड बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ने लगा देश के पास। देखो, जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा बनेंगी हम विदेशों में सप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, विदेशों में भेजेंगे, तो बदले में हमको डॉलर्स, पाउंड्स, वो करेंसी मिलेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश का बढ़ेगा। आगे है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कारण ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो भी बेहतर होने लगा। आप देखिए, अच्छी रोड्स बनने लगी हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ में जो सामान लाया ले जाया जाता है दूर दूर एरियाज़ तक वो आसानी से पहुंच सके। जगह जगह रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं ताकि हर एक एरिया को जोड़ा जा सके रेलवे के माध्यम से, ताकि सामान का लाना ले जाना ईजी हो सके। फिर बड़ी बड़ी पोर्ट्स बनाई गई, पोर्ट्स को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगाई। तो मतलब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हुई हैं वो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन ही हुई हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी थे, वो क्या थे वो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस तो कम कर दी गई, लेकिन मोनोपोली यानी कि प्रोपेगेंडा, लोग जो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़्यादा निर्भर होते हैं, यानी कि मोनोपोली का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आप बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं, लोगों के पास चॉइस होती है कोई भी चूज़ करने का, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ चला गया तो इससे मोनोपोली को चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं, अभी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने शुरू किया था जियो। अब जियो नेट जो उन्होंने दिया कुछ समय तक, स्टार्ट जब उन्होंने किया था तो फ्री में वो सबको नेट दे रहे थे, बस आप सिम कार्ड खरीदिए, 1-2 साल उन्होंने फ्री दिया। उसके बाद उन्होंने कंपलसरी किया कि आपको मतलब सिम कार्ड जिन्होंने ले रखा है उनको फिर उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जियो की तरफ मुड़े थे, अब उन सबको या तो नंबर बदलना पड़ेगा या सिम कार्ड बदलना पड़ेगा या फिर उस कंपनी का जो इंटरनेट है वो यूज़ करना। तो लोगों को पहले आदत लगाई गई, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी मोनोपोली खेली। उसके बाद आज की बात करें अगर हम, तो फिर रिलायंस जो अभी एक सस्ता, सबसे सस्ता जो जियो का पहले हम प्लान समझते थे, आज वो प्लान है वो नॉर्मल रेट में, यानी कि बाकी कंपनीज़ के इक्वल में ही चल रहे हैं। यानी कि हम देखें तो हमें सस्ता क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से जो मोनोपोलीज खेली जाती हैं कंपनीज़ के द्वारा वो रोक नहीं पाए हम बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। आगे है, एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड। अब लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसने सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। अब इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ऐसे में खेती के फील्ड में भारत पीछे रह गया। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जो भारत में उद्योग लगाकर पैसा छाप रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप अंबानी जो है वो भी दुनिया के 5वें सबसे अमीर देश बन गए हैं इस काल में, कोरोना में, जब जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ लोगों के पास काम नहीं है, ऐसे में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किस प्रकार से अपनी मोनोपोली के द्वारा पूरी दुनिया में अपना नाम कर चुके हैं, दुनिया के 5वें सबसे रिच पर्सन बन चुके हैं वो। तो इससे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम भी बढ़ा, यानी कि जो बड़े लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो लोग अमीर होते गए और जो बाकी लोग थे जो वर्कर्स थे वो बेचारे गरीब के गरीब ही हैं। तो इनकम की डिस्पैरिटी यानी कि इनइक्वल इनकम यहाँ पर होने लगी, अनइक्वल इनकम। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फॉरेन डेब्ट्स हैज़ इंक्रीज। अब लिबरलाइजेशन के कारण इम्पोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, जिस कारण से डेब्ट यानी कि विदेशी कर्जा जो हमारे ऊपर था वो और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि कर्जा हमारे ऊपर ज़्यादा होने लगा क्योंकि एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट ज़्यादा था, कच्चा माल ज़्यादा मंगाया जाता था इसलिए। अब ऐसी ही दूसरी जो पॉलिसी थी हमारी वो थी प्राइवेटाइजेशन। Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization। अब जो भी ऑनरशिप थी यानी कि जो सरकार के हाथ में था, जो स्टेट के हाथ में था, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में जो भी चीज़ें थी उनको प्राइवेट कर दिया जाए, इसी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। यानी कि आप इसको सिंपली समझ सकते हैं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों, सरकारी स्कूल जहाँ पर सरकारी जो नौकर होते हैं वो काम करते हैं, सरकारी शिक्षक होते हैं, सरकार के द्वारा वो चलाया जाता है। वहीं प्राइवेट स्कूल होते हैं जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, प्राइवेट इन संस्थाएँ चलाती हैं, प्राइवेट वहाँ पर टीचर्स होते हैं। तो इसमें जो था बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट के अंडर आती थी उनको शिफ्ट कर दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। नाउ we will see the methods of this. Firstly, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector.
सो द एरियाज विच वर रिजर्व ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो सिर्फ सरकार के हाथ में था उन चीज़ों को, वो रिजर्व जो सेक्टर्स थे सरकार के हाथ में, उनको खोल दिया गया प्राइवेट लोगों के लिए भी, यानी कि उसमें अब प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज, और स्टेट कीप्स मैनेजमेंट इन ओन हैंड्स एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। इसमें हुआ क्या, जो सरकार ने क्या किया, जो कंपनीज उसके हाथ में थी उन्होंने या तो उस पर कंट्रोल अपना ही रखा, यानी कि ऑनरशिप अपनी रखी, लेकिन उसको मैनेजमेंट जो था उसका वो दे दिया प्राइवेट कंपनीज को, या फिर सरकार मैनेज करने लगी और वो जो कंपनी जो थी वो प्राइवेट लोगों को उसकी ऑनरशिप दे दी गई। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, दैट विल क्लियर ऑल द डाउट्स। अब जैसे आप जानते हैं कि भारत में बिजली की समस्या हमारे सामने बहुत रहती थी, अभी काफ़ी कम है खैर। अब पहले क्या होता था, ये सरकार के अंडर में था। अब सरकार क्या करेगी, देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, अब सरकारी कर्मचारियों को क्या फ़र्क पड़ता है, अभी कहीं पे लाइट चली गई है, कोई भी वहाँ पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता था। लेकिन अब बिजली बोर्ड जो हमारा है, जीबी जैसे हमारा है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या फिर दिल्ली जैसे शहरों में जो बिजली का जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, देखिए पहले क्या होता था, पहले हम समझते हैं इसको सरकारी तंत्र के नज़रिए से। अब सरकार के पास जो बिजली मुहैया करवाने की जो पूरा सिस्टम है वो सरकार के अंडर में है, सरकारी लोग हैं वहाँ पर, सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। अब सपोज़ किसी एरिया में बिजली कम चल रही है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, थोड़े समय बाद कोई वायर कट गई, कुछ खंभा गिर गया, इस कारण से वहाँ पर बिजली अच्छी नहीं पहुँच पाती है। और खंभा गिर गया, 3-3 4-4 दिन तक कोई देखने नहीं जाता है, पब्लिक परेशान है, कंप्लेंट की जाती है, काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद 4-5 दिन बाद उनका आदमी आएगा, वो फिर से उसको रिपेयर करेगा और बिजली चालू होगी। अब इस स्थिति में क्या हुआ, अब इस स्थिति में पब्लिक के सामने जो सरकार की नज़र बन रही है, सरकार की जो इमेज बन रही है वो बहुत ही पुअर बन रही है, यानी कि लोग जीबी को, यानी कि जो बिजली विभाग है उसको गालियाँ देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनके कंप्लेंट्स ढंग से नहीं सुनी जा रही है, प्रॉपर बिजली उनके घरों में नहीं आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर यही चीज़ प्राइवेट हो तो क्या होगा, अब इसमें पहले हम इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब इसमें जब बिजली कम 5-6 दिन आपके घर में बिजली बंद रही, आपके गांव में बिजली बंद रही, तो क्या होगा, अब 5-6 दिन का जो बिजली, आप लोग परेशान हुए बिजली ना होने की वजह से, काफ़ी नुकसान झेला आप लोगों ने, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। दूसरी तरफ ये 5 दिन का जो बिजली का बिल जो सरकार को मिलने वाला था वो भी कम मिलेगा, क्योंकि सरकार को बिजली का बिल 5 दिन का कम मिलेगा, क्योंकि 5 दिन आपके गाँव में बिजली ही नहीं थी। लेकिन इससे उस कंपनी, जो सरकारी कर्मचारी, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी पगार में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला ना, पेमेंट तो उनको पूरी ही मिलने वाली है। इस कारण से वो लोग इस दिशा में कोई ज़्यादा सीरियसली काम नहीं करेंगे। अब वही हम ले चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। अब यही चीज़ समझो कि आपके पास हो या मेरे पास हो, यानी कि हम प्राइवेट कंपनी वाले हैं, सब हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे, कहीं पर बिजली का खंभा गिर गया किसी कारण से, हमें फ़ोन आया, तो हम क्या करेंगे, तुरंत फटाफट जाके उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि जो ये कंपनी है सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, मेरे अंडर है सपोज़, तो मैं तुरंत अपने कर्मचारी को भेजूंगा, जल्दी चालू करो बिजली जाके। अब वो बिजली फटाफट जाके वहाँ चालू करेंगे तो उस गांव में बिजली पहुँचेगी, गांव में बिजली पहुँचेगी तो वो बिजली जलाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, तो बिजली का बिल बढ़ेगा उनका, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, मुझे बिल मिलेगा ज़्यादा, और उन लोगों को क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी, वो लोग भी खुश हो जाएंगे, भाई देखो हमने एक फ़ोन किया था और बिजली विभाग वाले आके तुरंत हमारा काम करके गए, तो इससे लोग भी खुश रहेंगे, लोगों को सहूलियत मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। और बदले में मेरा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर, मेरा फ़ायदा ये हुआ कि 5 दिन की जो बिजली 6 दिन की पहले कट गई थी, जो कि सरकार के अंडर में, अब वो नहीं कटी है, अब वो 5-6 दिन का जो बिजली का बिल कम था वो पूरा आएगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेटाइजेशन है वो सरकार करती जा रही है, ताकि प्राइवेट जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। आगे है हमारा एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की एडवांटेजेस देखते हैं। देयर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ गए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, कुल मिला के हम बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकार के अंडर में रहेगा तो आदमी क्या सोचेगा, भाई हमें तो पेमेंट तो उतना ही मिलने वाला है, तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें, हम आराम से जो काम है, जैसे कि सरकारी शिक्षक लोग हमारे बैठे रहते हैं जाके, कुछ पढ़ाने वाले का काम नहीं करते हैं, वैसे ही अब ये है प्राइवेटाइजेशन। अब वहीं अगर सरकारी की जगह प्राइवेट कंपनी के पास, तो प्राइवेट यूनिट में क्या होता है, आप ज़्यादा काम करोगे तो आपका जो हायर अथॉरिटी है वो देखेगा कि ये बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, आपकी ज़्यादा तरक्की होगी, जल्दी तरक्की होगी, आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो इस कारण से लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ गया इस कारण से। दूसरा है, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के कारण प्रोडक्शन बढ़ गया है। किन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया है,
हमने देखा कि जो चीज़ें कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ बताया गया, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों की जो है वो बहुत बढ़ गई हैं। आप जानते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं, हम हमारे दादाजी के ज़माने में जाएं तो खाने में क्या होता था, सिर्फ सब्जी रोटी दाल चावल, यानी कि यही चीज़ें खाने पीने में होती थी। लेकिन आज की बात करें तो आप देखो, आप मॉल में जाते हो तो इतनी तरह के खाने, नमकीन, बिस्किट्स, जैम्स, देन बेकरी आइटम्स, इवन सॉस, जो टोमेटो सॉस रहता है, फिर मैगी, नूडल्स, इस तरह कितने प्रोडक्ट्स हैं जो खाने में, मेरे ख्याल से अगर हमारा जो बिल ज़्यादा बनता है तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से बनता है। बाकी खाने पीने का ज़्यादा बिल नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स है, जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ हैं, उनका ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उसी से हमारा बिल बढ़ता है मॉल्स के अंदर। तो इन चीज़ों का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो भी खोली जाने लगी, यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं बड़ी यूनिट्स लगाने के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया, उनको पता है कि हम अपनी मर्जी से फिर कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है। वर्किंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारे काम को सराहा जाएगा। जैसे कि कुछ कंपनीज़ के अंदर क्या करते हैं, ओवर टाइम करने पे, जब आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो वहाँ पे, तो उसके लिए आपको ओटी मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो क्यों नहीं करोगे भाई? अगर आपको पता है कि मुझे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी करना चाहेगा। और अगर आपको पता है कि पगार तो वही मिलने वाली है, भले ओटी करो, भले आईटी करो, ईटी करो, कुछ भी करो, कोई भी टी करो, लेकिन ओवर कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं करेंगे। तो इस कारण से जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। अब आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ विच ईविल ऑफ मोनोपोली हैज़ इंक्रीज्ड। अब इकोनॉमिक पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो गई है, यानी कि एक ही जगह पर चली गई। इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये सेंट्रलाइज हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और दूसरा, बिकॉज ऑफ विच ईविल ऑफ मोनोपोली हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि मोनोपोली बढ़ गई है। अब मोनोपोली बढ़ गई है, क्या है मोनोपोली, क्या है, फिर से हम लोग एक बार फिर देखते हैं। मोनोपोली, जैसे पीछे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था। अब दूसरा इसमें, अब किसी भी क्षेत्र में, यानी कि कोई भी फील्ड ले लो, उसमें अगर एक ही कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा, एक ही कंपनी वहाँ पर काम करेगी, तो आपके पास जो है ऑप्शन नहीं बचेगा। इसी को मोनोपोली कहा जाता है। जैसे कि पीछे भी हमने एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से जो जियो है वो धीरे धीरे मार्केट पे कब्जा करता जा रहा था। अब अगर आप सोचिए, देखिए अभी इसके लिए मैं थोड़ा और आपको अंदर लेके जाऊँ मोनोपोली के हिसाब से। आप जानते हैं कि आज बहुत सारी मोबाइल कंपनीज है भारत के अंदर। जैसे कि आपने देखा टाटा डोकोमो चलता था पहले, वो बंद हो चुका है अभी। टाटा के अलावा मेरे ख्याल से टाटा का तो बंद ही हो चुका है, टाटा डोकोमो तो बिल्कुल बंद हो गया। फिर यूनिनोर सुना होगा आपने, यूनिनोर था, फिर टेलीनोर था, समथिंग इस तरह की छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि बंद हो चुकी हैं अभी। अब जैसे अपने अभी हम मेन कंपनीज़ की बात करें जो टेलीकॉम फील्ड में है, वो है आइडिया, जो कि वोडाफोन ने खरीद लिया, यानी कि आइडिया और वोडाफोन एक ही हो चुकी हैं। एयरटेल है, जो एयरटेल एक है, देन हम दूसरा देख सकते हैं जियो है। तो यानी कि कुल मिला के देखने जाए तो 3 से 4 कंपनीज मार्केट में बची हैं। हमारी BSNL है जैसे। अब क्या हो गया, देखिए BSNL हमारी सरकारी कंपनी है और बाकी जो कंपनीज है दे आर प्राइवेट कंपनीज। अब सरकारी कंपनी का हाल आप देख सकते हैं। आपको जैसे मैंने कहा ना, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। अब सरकारी कंपनी, आप देखिए BSNL के कवरेज के बारे में बताइए कभी कवरेज कितने लोगों के पास BSNL का सिम कार्ड रहता है। वो बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट, वो सरकारी है, सुविधाएं अच्छी नहीं है। आज भी आपको पता है कि BSNL का जब हमें रिचार्ज करना पड़ता है तो हमें शॉपकीपर से जाके पूछना पड़ता है या फिर कंपनी में फ़ोन करके पूछना पड़ता है भी मेरे लिए कौन सी स्कीम है, कोई मेरे लिए पैक बताइए। जबकि बाकी कंपनीज जो हैं उसमें आप मोबाइल में ही टिक टिक करेंगे तो आपको 2 मिनट में, वो 2-2 मिनट पे आपको मैसेज डालते रहते हैं जब आपका इंटरनेट पैक पूरा होने वाला होता है। 2-2 मिनट पे आपको मैसेज आते हैं अच्छे अच्छे प्लान्स के बारे में। तो अब ये भी फ़र्क है देखने को मिलता है हमें कि वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, हमें कॉल करना पड़ता है, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें जो रिचार्ज वाले हैं उनसे हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फॉर बेटर रिचार्ज। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, अब BSNL की कवरेज की बात करें, 4G के नाम पे वहाँ पे 3G स्पीड रहती है, 4G तो मेरे ख्याल से अभी तक आया ही नहीं है उसका। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा BSNL का, जैसे मैं काफ़ी समय पहले की बात करूँ, अभी तो खैर सब कंपनीज ने रिचार्ज करना कंपलसरी कर दिया है, बट थोड़े समय पहले अगर हम जाएंगे
तो BSNL की जो सिम कार्ड्स रहते थे उनको फिर भी रिचार्ज करना पड़ता था, यानी कि जो वैलिडिटी रिचार्ज उसमें कंपलसरी होता था, जबकि दूसरी कंपनीज में ऐसा नहीं था, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है कि आपको 35 का रिचार्ज करना कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं 1-2 साल पहले की बात करूं तब भी मैं खुद BSNL यूज़ कर रहा था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका जो फंक्शनिंग था वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि आपको रिचार्ज करने के लिए आपको शॉप पे जाना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम खुद रिचार्ज कर लेते हैं। तो शॉप पे जाओ, फिर उसके जो वैलिडिटी कब पूरी हो रही है कुछ पता नहीं लगता था। तो मतलब सरकारी होने की वजह से उसकी हालत क्या होगी आप सोचो भी। अभी धीरे धीरे वो कंपनी इतने लॉस में है कि उसको बंद करने की नौबत आ गई है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो ये जो बाकी प्राइवेट कंपनी है ये अपनी मनमानी करेंगी। जैसे कि आपने देखा एयरटेल और वोडाफोन एक हो चुके हैं। तो ये जो धीरे धीरे कंपनीज है सारी एक ही कंपनी हो, सब कंपनियां एक दूसरे में समा जाएंगी और सिर्फ एक ही कंपनी बचेगी। और जब वो एक कंपनी बचेगी तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजंस लेंगी। सपोज हमारा BSNL किसी कारण से अगर लॉस में रहेगा तो बंद हो जाएगा, BSNL हमारा बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर ऐसी प्रकार से लॉस में रहेगी तो। अब BSNL बंद होने के बाद बाकी कंपनीज जो हैं वो सब एक हो गई, मर्ज होकर सब कंपनियां मिलकर एक ही हो गई, प्राइवेट कंपनी बन गई। तो वो अपनी मर्जी से आपसे रिचार्ज का पैसा लिया करेंगे। वो बोलेंगे कि हर महीने आपको 300 का रिचार्ज करना है तो वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर उन्होंने कहा कि 500 का रिचार्ज करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक ही कंपनी है मार्केट के अंदर। फिर आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिर आपकी जेब से जो आज हम लोग 600 का रिचार्ज करवाते हैं और 3 महीने चलता है, तो शायद हो सकता है उस समय हम 600 का रिचार्ज करें तो एक ही महीना चले। तो इस कारण से हमें सरकारी कंपनी हमारी जैसे BSNL है उसको भी बचाने के लिए हमारे पास जो सिम कार्ड ज़्यादा फ़ोन्स जो हैं उनके अंदर 2-2 स्लॉट होते हैं सिम कार्ड के, तो एक सिम कार्ड हमें BSNL का भी यूज़ करना ही चाहिए। तो ये जो सिस्टम है, जो एक ही कंपनी लास्ट में बच जाएगी और वो मनमानी करेगी, यही सिस्टम है मोनोपोली। तो प्राइवेटाइजेशन जो है उससे मोनोपोली का खतरा बढ़ गया है। आगे है हमारा कटेज इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। अब प्राइवेटाइजेशन के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारी जो गृह उद्योग जो रहते हैं, छोटे उद्योग रहते हैं, वो ज़्यादा डेवलपमेंट उनमें नहीं हो पाया है। आगे prices have not remained under control due to privatization, this has led to problem of price rise। प्राइवेटाइजेशन के जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट जब हो जाएगा सब कुछ, ये कंपनी जैसे मैंने मोबाइल कंपनीज का एग्जांपल दिया आपको, जब वो प्राइवेट हो जाएंगी, सब कंपनीज एक ही हो जाएंगी, उसके बाद वो अपनी मनमानी करके हमसे पैसा लेंगी, तो फिर हम कहेंगे महंगाई बढ़ गई, यानी कि तब महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत जगहों पर प्राइस राइज की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हमने पढ़ लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बाकी हमारा चैप्टर है वो जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा मैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी ही, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियोज़ का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।